हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जो हमारा एसिड वाला चैप्टर था उसके अंदर हमारा एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो आज ही कवर अप करते हैं। देखो, मैंने बताया था कि एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके अंदर हमने 3 जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड्स, एस्टर्स, और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। जब भी मैंने स्टार्ट कराया था आपको एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना, तो मैंने बताया था कि एसिड डेरिवेटिव्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जहाँ पे OH ग्रुप है जो एसिड का, RC डबल बॉन्ड OH, ये O होता है हमारा एसिड। अब ये वाला OH ग्रुप हट के कोई भी अगर अलग ग्रुप लग जाए, कोई भी Y ग्रुप लग जाए, तो उसको बोला जाता है एसिड के डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड के केस में दैट Y ग्रुप इज इक्वल टू Cl। ठीक है, अमाइड के केस में वो किसके इक्वल था, NH2 के ऊपर, NH2 के इक्वल था। और अगर मैं बात करूँ एस्टर्स की, तो Y ग्रुप किसके इक्वल था, OR की इक्वल था। अब हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की, तो जो Y ग्रुप है दैट इज़ इक्वल टू C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR मीन्स OH को हटा के हमने किस से रिप्लेस करना है, इस C डबल बॉन्ड OR से रिप्लेस करना है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, एस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम बाद में ही करेंगे। ये जो स्टार्टिंग में है ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही दिखा रखा है कि अगर हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट ले लें और वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें, हटा रखा है ना, तो वहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी लिंकेज इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप के साथ बन जाएगी और ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। तो देखिए, जो नोमेनक्लेचर है वो काफ़ी सिंपल है एसिड एनहाइड्राइड्स के लिए। देखो, देखो इसमें हमने क्या करना है, जो 3 चीज़ें होती हैं जब भी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। एक तो हम वर्ड रूट लिखते हैं, एक हम लिखते हैं सफिक्स, और एक हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट कितने कार्बन एटम की चेन है। ठीक है, सफिक्स क्या होता है, जो बाद में वर्ड रूट के बाद में लिखा जाता है। ये चीज़ें मैं फर्स्ट ईयर में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से। तो वर्ड रूट के बाद जो लिखा जाता है दैट इज़ सफिक्स, और वर्ड रूट के पहले जो लिखा जाता है दैट इज़ प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो सफिक्स यूज़ होता है मीन्स जो हमारा वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है एनहाइड्राइड के अंदर, वो जो सफिक्स है वो एनहाइड्राइड ही होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं इस कंपाउंड से, तो देखो इसमें क्या लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसमें हमने कैसे लिखना है, देखो एनहाइड्राइड लिखेंगे हम, सफिक्स एनहाइड्राइड लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की लिंकेज है, एनहाइड्राइड लिखते ही हमें ये पता चल गया। अब मैंने जितने भी आपको पीछे मतलब एसिड की और जो एसिड के डेरिवेटिव्स की हमने बात की थी, तो एसिड के डेरिवेटिव्स की हमने जब बात की थी तो और एसिड की हमने बात की थी, मैंने बताया था कि नंबरिंग हमेशा कार्बोनिल कार्बन से शुरू करनी है। तो देखो एक ये, तो कितने हमारे बन गए, 2 कार्बन एटम बन गए ना। तो 2 के लिए क्या आता है, इथेन, तो हम इसके लिए बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर इसकी जो ये हमारे C डबल बॉन्ड O हैं, मीन्स ये जो 2 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O हैं, इनके साइड वाले ग्रुप R जो ग्रुप लगे हुए हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे फर्स्ट वाले में CH3 हैं, तो हम एक बार ही लिखेंगे, इथेनोइक ही लिखेंगे सिर्फ। वैसे तो इधर से इथेनोइक, इधर से इथेनोइक, तो हमें डाई इथेनोइक लिखना चाहिए था, पर हम क्या लिखेंगे, इथेनोइक ही लिखेंगे। अगर हमने लिख दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड, दैट मीन्स दोनों साइड में सेम इथेन के ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे एनहाइड्राइड लिखा है, इस कंपाउंड की जब हम नेमिंग करेंगे, एनहाइड्राइड मीन्स C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसकी क्या है, चेन प्रेजेंट है। उसके बाद प्रोपेनिक, 1 2 3 3 कार्बन एटम की चेन, 3 कार्बन एटम की चेन मीन्स प्रोपेन, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक लिखेंगे इसको। ठीक है, ये नेमिंग करने का तरीका है एनहाइड्राइड्स की नेमिंग करने का। उसके बाद देखो ये जो R ग्रुप है और ये जो R ग्रुप है दोनों साइड में बिल्कुल सेम है, तो प्रोपेनोइक एक ही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे वाला नेक्स्ट वाला देखो,
यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 CH3 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ के लिए तो क्या बनेगा, इस साइड के लिए 1 2 2 कार्बन एटम की चेन है, दैट मीन्स इथेनोइक। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो 1 2 3, तो इधर से इधर के लिए क्या आएगा, प्रोपेनोइक। मीन्स हमें इथेनोइक भी लिखना पड़ेगा और प्रोपेनोइक भी लिखना पड़ेगा। अब इथेनोइक को पहले लिखें या फिर प्रोपेनोइक को पहले लिखें, वो हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। मीन्स जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखो, जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है उसको बाद में लिखो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट के लिए देखो, दोनों साइड बेंजीन है तो बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब हम करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखो अगर हम रिएक्शन कराएं एसिड क्लोराइड की, ये हमने ले लिया, और उसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, तो एसिड तो अपना दे देगा हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड अपना दे देगा Cl। ऐसे ये रिएक्शन मैंने पीछे भी बताई थी। अगर आप 2 मॉलिक्यूल ले लोगे एसिड के, तो एक तो अपना हाइड्रोजन दे देगा, दूसरा अपना OH दे देगा, तो वहाँ से तो निकलेगा वाटर। और ऐसे ही अगर एक हमारे पास एसिड क्लोराइड आ जाए तो वो OH ना दे के Cl देगा, तो हमारा निकलेगा HCl। तो एसिड क्लोराइड से भी आप एसिड एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन कर सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लोगे तो वाटर रिमूव होगा। अगर एक एसिड क्लोराइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया तो हमारा HCl रिमूव होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब सेकंड देखो, अब थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। अगर हम ना कीटीन की रिएक्शन अगर कहीं पे ना कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जैसे ये हमारा क्या था, जैसे देखो अगर हम कीटीन की रिएक्शन कराएं, कीटीन की हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, कीटीन होता है ये, अगर हमारे पास कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर प्रेजेंट है, उसके साथ ही अगर C डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, तो इसके साथ ही अगर डबल बॉन्ड अटैच है, मींस कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ ही अगर डबल बॉन्ड अटैच है, CH2 ही होगा या हाइड्रोजन की जगह कोई भी R ग्रुप हो सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है कीटीन। तो कीटीन की जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड। मीन्स जो CH3COH का यहाँ से ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ एक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। 3 है, एसिड की एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, एसिड की कीटीन के साथ रिएक्शन करा दो, एसिड की एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि लोअर एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड्स हैं वो होते हैं हमारे लिक्विड, और उनकी स्मेल पंजेंट स्मेल होती है, मीन्स तीखी स्मेल होती है उसकी। लोअर वाले लिक्विड होंगे, कलरलेस होंगे, और उनकी शार्प पंजेंट स्मेल होती है। बॉइलिंग देखो, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एसिड से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है, क्या बोला मैंने कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका कंपैरेटिव एसिड से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ना देखो, एसिड के केस में तो C डबल बॉन्ड O OH होता है, बट एनहाइड्राइड के केस में C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R ग्रुप होता है। मीन्स यहाँ पे तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये कितना बड़ा सा ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा ना उतनी ही ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होती है। तो यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेज ज़्यादा होंगी एनहाइड्राइड के केस में, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एसिड के कंपैरिजन में एसिड एनहाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। अब आप आते हैं सोलबिलिटी के ऊपर। जितने भी हमारे एसिड एनहाइड्राइड हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लोअर मेंबर्स को छोड़ के। मींस जैसे अगर जहाँ पे कार्बन एटम कम है ना, अप टू 6 आप बोल सकते हो, अप टू 6 अगर कार्बन एटम है तो वो वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के साथ। मीन्स जो लोअर मेंबर्स होते हैं एसिड एंड हाइड्राइड के, दैट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। जितना R ग्रुप, ये बल्कि OR था जो C डबल बॉन्ड O OR, तो ये OR ग्रुप R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O R ही है यहाँ पे। तो जितना ये जो बल्कि ग्रुप है इंक्रीज होता जाएगा उतना ही वो रेस्ट्रिक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, और जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल ना होके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड एनहाइड्राइड। अब हमने क्या डिस्कस करना है कि एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं 4, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर्स और एनहाइड्राइड, हमने ये डिस्कस करना है कि इन चारों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है या फिर किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, मीन्स जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा
होगी, ऑटोमेटिकली उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो हमने देखना है इन चारों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। ओके, ठीक है। तो देखो अगर हमने किसी इन चारों में से जो भी हमारे एसिड डेरिवेटिव हैं उनकी स्टेबिलिटी को अगर देखना है, देखो जो हम जनरली हम क्या करते हैं कि जो एसिड डेरिवेटिव है इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, RC डबल बॉन्ड O Y। वाई यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, मीन्स NH2 हो सकता है, Cl हो सकता है, और हमारा R ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, या फिर OC डबल बॉन्ड OR ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर की, जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इसकी कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म पॉसिबल हैं। तो ये दे रखी है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। देखो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा, जो ये पाई बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर खींचेगा। तो इस वाले जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मींस कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। उसके बाद देखो अगर वाई ग्रुप यहाँ पे ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, तो वो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंपनसेट कर देगा और वाई के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब थर्ड वाली स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, मींस जितनी इजीली थर्ड वाली स्ट्रक्चर बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही कम होगी। समझ में आया? मींस जितना कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव को ख़त्म करने वाला वाई ग्रुप होगा उतनी ही स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के केस में। फर्स्ट जो केस हमने डिस्कस किया है वो किया है NH2 का। तो देखो NH2 के लिए क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन है, मीन्स वाई ग्रुप के अंदर एक तो ऑक्सीजन है OHOR। ठीक है, और एक हमारा क्या प्रेजेंट है, एनहाइड्राइड के केस में भी ऑक्सीजन लिंक है वाई के केस में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अमाइड की तो NH2 है, और अगर मैं बात करूँ एसिड क्लोराइड की तो वहाँ पे क्या है Cl। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड अमाइड की। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बियर कर सकता है, तो ये वाली रेजोनेटिंग फॉर्म क्या हो गई, स्टेबल। अब देखो अगर वाई OR ग्रुप है, OR डैश मीन्स एस्टर के केस में, तो एस्टर के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता। फिर भी देखो जो आर ग्रुप है ना यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। आर ग्रुप एस्टर के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है नेचर में, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसको कंपनसेट कर देगा। मीन्स फिर भी ये स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत पॉसिबल है। अब अगर मैं वाई एनहाइड्राइड की बात करूं तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप अटैच है ना ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मींस ऑक्सीजन के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद ये वाला ग्रुप भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो ये वाली स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बिल्कुल ही अनस्टेबल बन गई। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस केस में होगी, इसमें फिर इसमें। मींस अमाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर एस्टर और फिर एनहाइड्राइड। अब हम देखते हैं एस्टर के एसिड क्लोराइड के केस में। देखो एसिड क्लोराइड के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है ना ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, वो रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन होता है। तो कार्बन और क्लोरीन के साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना Cl से इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पाता, मतलब इस केस में तो स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी, एसिड अमाइड की, यहाँ पे एस्टर की, फिर एनहाइड्राइड की, सबसे कम एसिड क्लोराइड की। अगर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा, एसिड क्लोराइड की, फिर एसिड एनहाइड्राइड की, फिर एस्टर की, फिर अमाइड की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से मैं एक जनरल कंक्लूजन बता देती हूँ। अगर ये जो सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनका अगर इंटरकन्वर्जन पॉसिबल है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर अमाइड बन गया ना तो वो इन सब में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर एस्टर बन गया तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इन सब में कन्वर्ट नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पे आप बता सकते हो इस चीज़ को। देखो एसिड अमाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो एसिड अमाइड अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो वो इन तीनों में किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकता। एस्टर है जो एसिड अमाइड के
कंपैरिजन में कम स्टेबल है, तो ये एसिडमाइड में तो कन्वर्ट हो जाएगा पर इन दोनों में कन्वर्ट नहीं होगा। एसिड एनहाइड्राइड इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा पर एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो एसिड क्लोराइड है वो इन तीनों में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स रिएक्टिव जो एसिड क्लोराइड है वो इन तीनों में कन्वर्ट हो सकता है। एसिड एनहाइड्राइड एस्टर और अमाइड में कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर एस्टर अमाइड में कन्वर्ट हो सकता है, और एसिड अमाइड की रिएक्टिव जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, वो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एसिड क्लोराइड,